गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9वीं कक्षा का 10वां अध्याय करेंगे जिसका नाम है व्रत। व्रत आपने पहले भी बनाए होंगे। यहाँ व्रत की आकृति जो है आप इस तरह से देख सकते हैं, जैसे सिक्के हैं। यह 2 रुपए का सिक्का है। ऐसे ही इतने ही आकार के 2 रुपए के सिक्के अगर हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेते हैं। तो ऐसी आकृतियाँ जो एक दूसरे के ऊपर अगर हम रखेंगे पूरी तरह से ढक लें या एक जितनी ही माप में हो, उनको हम सर्वांग समव्रत कहेंगे। ये व्रत की आकृति है। तो सब ऐसे ही 2 रुपए के सिक्के वो समान आकार के होते हैं, उनको हम सर्वांग समव्रत कहते हैं। अगर आप दूसरे लेंगे 1 रुपए के सिक्के तो वो थोड़े छोटे आकार के होते हैं, और ऐसे ही 1-1 रुपए के सिक्के अगर हम रख के देखेंगे तो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेते हैं। तो ये आपस में सर्वांग सम है। लेकिन 2 रुपए के सिक्के से इनका आकार कुछ छोटा है। कैसे छोटा है? अगर आप 1 रुपए का सिक्का रख के देखो 2 रुपए के सिक्के के ऊपर, तो उसमें कुछ छोटा बड़ा होगा। तो आप समझ जाएंगे कि वो 2 रुपए के सिक्के जितना माप में नहीं है, कुछ छोटा है। इसी तरह से अगर हम 5 रुपए के सिक्के ले लें और उनको हमने एक दूसरे के ऊपर रखा तो वो भी एक जितने ही होते हैं, अर्थात आपस में सर्वांग सम होते हैं। तो इनके सर्वांग समता कैसे होती है? तो व्रत के लिए हम सर्वांग समता कैसे देखेंगे उसको हम आगे थोड़ा देखते हैं। इसको हमने फिलहाल देख लिया कि इस तरह की आकृति जो है व्रत की है। इसके अलावा जो है आप अपने दैनिक जीवन में भी कुछ उदाहरण देख सकते हैं कि व्रत कैसे होते हैं। जैसे कि ये पहिया है, साइकिल का पहिया हो या कोई भी गाड़ी का पहिया हो, इस तरह से ये एक व्रत की आकृति है जो एक ही तल में हम किताब के तल में इसको बना सकते हैं। घड़ी, दीवार घड़ी है या कोई भी हमारी वॉच है जो अगर गोल है इस तरह से, तो इस तरह की जो घड़ी है वो गोल होती है जिसको हम व्रत कहते हैं। चाबी का छल्ला है, ये भी एक व्रत की आकार का है। बटन है जो व्रत के आकार के हैं। चूड़ी है, व्रत के आकार की है। और यहाँ भी ऐसे ही कुछ सिक्के बताए हैं, 50 पैसे का, 1 रुपए का और 5 रुपए का। तो ये सब आकृतियां जो हैं वो व्रत हैं। व्रत क्या है? इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे घड़ी में 1 सेकेंड की सुई होती है ना, जो सुई घड़ी के डायल के ऊपर जल्दी जल्दी चक्कर लगाती है, तथा इसका एक सिरा एक गोल पथ में चलता है। सेकेंड की सुई 12 से लेकर चल के फिर आके 12 तक पहुंचे तो इसने एक जो है गोल पथ पूरा किया। सेकेंड की सुई के सिरे से बनता हुआ पथ एक व्रत कहलाता है। तो इस तरह से जो है एक व्रत बनता है। ठीक है ना। अब हम कुछ और देखेंगे, हम व्रत कैसे बना रहे हैं या उसमें क्या क्या और भाग होते हैं। हमारे पास हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में, इसमें हमको ज्योमेट्री बॉक्स की जरूरत पड़ती है। एक प्रकार होता है जिसको हम गोलाकार भी कहते हैं। उसका नुकीला सिरा अगर हम कॉपी में एक जगह पर फिक्स करें और दूसरा सिरा जो पेंसिल है जिसमें लगी हुई, उससे हम चारों तरफ इसके घुमा दें तो एक वृत्त की आकृति बनती है। ठीक है ना। अब हम आगे देखते हैं कि इसके कौन कौन से भाग होते हैं। एक तल पर, जैसे कॉपी का तल है, उन सभी बिंदुओं का समूह, जैसे ये सभी बिंदु हैं जिसको हमने पेंसिल की सहायता से बनाया है, पेंसिल हमने घुमाई तो ये पूरा एक वृत्त की आकृति बन गई। एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित हो, एक वृत्त कहलाता है। मान लो हमने O पर नुकीला हिस्सा फिक्स किया और पेंसिल को घुमाया, तो हमने जो खोला है प्रकार का माप, मान लो ये 3 सेंटीमीटर का खोला है, तो हर जगह जैसे पेंसिल ने घूमा है यहाँ पर, तो सब जगह पर 3-3 सेंटीमीटर का ही खुला हुआ है प्रकार, उसकी सहायता से ये व्रत बना है, निर्मित हुआ है। तो हम जानते हैं कि इसका व्रत का प्रत्येक बिंदु जो है वो एक स्थिर बिंदु O से एक स्थिर दूरी पर स्थित है। मान लो यह 3 सेंटीमीटर, तो हर जगह यह 3 सेंटीमीटर की दूरी पर इसका व्रत का प्रत्येक बिंदु स्थित होता है।
इस स्थिर बिंदु को हम वृत्त का केंद्र कहते हैं। और यहाँ पर जो P बिंदु है, तो यह भी कोई हमने बिंदु ले लिया है वृत्त के ऊपर, जिसको हमने O से, केंद्र से अगर मिला दिया है, तो यह दूरी जो है वो त्रिज्या कहलाती है। हम O को किसी भी वृत्त के बिंदु से अगर जोड़ते हैं तो यह दूरी इसकी त्रिज्या कहलाती है। अब आप अगर O को P से मिलाते हैं, यह त्रिज्या होती है। लेकिन अगर हमने दूसरा कोई बिंदु ले लिया B वृत्त पर स्थित, तो O को हमने B से मिलाया और उसी रेखाखंड को हमने दूसरी तरफ विपरीत दिशा में भी बढ़ाकर और इस तरफ जो है वृत्त को काटता हुआ एक रेखाखंड बनाया, तो यह जो है A बिंदु पर काटता है। यह पूरी सीधी रेखा है जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है और वृत्त की परिधि पर दोनों बिंदुओं को मिलती है। तो इस रेखाखंड को जो है व्यास कहते हैं। यह त्रिज्या है। O से B तक हम त्रिज्या कह सकते हैं, O से A तक हम त्रिज्या कह सकते हैं, लेकिन पूरा रेखाखंड A से लेकर B तक, इसको हम व्यास कहते हैं। आप इससे देख सकते हैं आकृति से, O से B तक अगर त्रिज्या है तो उतनी ही त्रिज्या उसके विपरीत दिशा में है O से A तक, तो ये दोनों मिलकर के व्यास बन रहा है। अर्थात व्यास जो है वो त्रिज्या का डबल होता है, दुगना होता है। यह हमने एक बात सीखी यहाँ पर कि व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है। ठीक है ना। अच्छा, अभी हम एक और बात देखते हैं यहाँ पर कि हमने ये वृत्त जो बनाया हुआ है उसके अंदर के भाग को, वृत्त क्या है आकृति, ये पेंसिल से खींची हुई इस तरह की आकृति है। बस इसको, और एक केंद्र बिंदु होता है, इसको हम वृत्त कहते हैं। तो हमने यहाँ लगाया हुआ ये वृत्त है। बाकी इसके अंदर का भाग, वृत्त के अंदर का भाग, जिसको हम पेंसिल से छायांकित नहीं किया हुआ है, शेड नहीं, लाइन नहीं किया हुआ है, उसको हम बोलते हैं अभियंतर। अभियंतर, ठीक है। आपकी किताब में जो है 203 पेज पर ये बना हुआ है। अगर हम इस वृत्त के बाहर कोई आकृति बना दें, मान लो एक वर्ग बना दें और उसमें वृत्त को हम खाली छोड़ दें, बाकी वाले भाग को छायांकित कर दें, तो इसको हम बोलते हैं बहिर्भाग। एक वृत्त के हमने यहाँ 3 भाग देखे। वृत्त जो है वो पेंसिल से निर्मित इस तरह की आकृति है। अंदर वाले भाग को अभियंतर कहते हैं और बाहर वाला जो छायांकित भाग है उसको हम बहिर्भाग कहते हैं। ठीक है, यह है पेज नंबर 203 पर। जब भी हम पढ़ते हैं आप अपनी किताब सामने रखा करें तो आपको समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, अब हम दूसरी बात देखते हैं यहाँ पर 204 पेज पर। यहाँ पर A से लेकर B तक की दूरी, अर्थात रेखाखंड, जिसको हम व्यास कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अलावा अगर हम केंद्र से गुजरती हुई रेखा नहीं बनाएं, कोई अन्य रेखा बनाएं जो वृत्त को किन्हीं 2 बिंदुओं पर काटती है, यह P से लेकर Q तक की रेखाखंड, इसको हम कहते हैं जीवा। इस रेखाखंड को कहते हैं हम जीवा। ठीक है ना। अच्छा, अभी आपने देखा कि हमने P और Q वृत्त के ऊपर 1-2 बिंदु लिए हैं और इनको जोड़ने वाली जो रेखाखंड है उसको हम जीवा कहते हैं। ठीक है ना। इस जीवा से पूरे वृत्त के 2 भाग हो जाते हैं। फिलहाल आप इन दोनों के बारे में नहीं करो विचार। ये जो रेखाखंड AB है और OP है उनके बारे में विचार नहीं करो। तो यह जो रेखाखंड है PQ, जिसको हम जीवा कहते हैं, उससे पूरे वृत्त के 2 भाग हो जाते हैं। एक यह P से लेकर Q तक छोटा भाग और एक यह P से लेकर Q तक बड़ा भाग। ठीक है, तो जो छोटा भाग है उसको हम कहते हैं लघु चाप। लघु अर्थात छोटा, चाप अर्थात वृत्त का कोई हिस्सा। ठीक है, इसको हम PQ और छोटा सा ऐसे उसके ऊपर बना देते हैं चाप का निशान। तो यह है लघु चाप PQ। अगर हम बड़े भाग की ओर देखेंगे तो ये बड़ा भाग है PQ, जिसको हम बोलते हैं दीर्घ चाप।
दीर्घ अर्थात बड़ा, चाप अर्थात वृत्त का कोई हिस्सा। तो इसको लिखेंगे हम दीर्घ चाप पी क्यू। ठीक है, यहां से आप एक बात देख सकते हैं, जैसे हमने ओ से लेकर पी तक की दूरी मान लो 3 सेंटीमीटर रखी थी अपने प्रकार से बनाते हुए, तो यह जो है सब जगह दूरी समान होती है, अर्थात सभी त्रिज्याएं जो है वो समान होती हैं। इसी तरह से अगर व्यास है जो केंद्र से होकर गुजरता है तो सभी व्यास की लंबाई बराबर होती है। मान लो इधर 3 सेंटीमीटर, इधर 3 सेंटीमीटर, तो पूरे व्यास की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। अब आप इधर से व्यास बनाओ, इधर से व्यास बनाओ, इधर से व्यास बनाओ, जहां से भी बनाओ, सभी व्यास की लंबाई बराबर होती है और वो त्रिज्या की डबल होती है। ठीक है ना, यह इसका एक गुणधर्म है। अभी आपने ये देखा कि PQ एक लघु चाप है और इस तरफ से हम देखें तो दीर्घ चाप PQ है। ठीक है, अच्छा अभी जो है इसको अगर हम PQ दीर्घ चाप नहीं लिखें तो P से लेकर Q तक लघु चाप है और इसी दिशा में Q से लेकर P तक अगर लिखेंगे तो अपने आप हम दीर्घ चाप समझ सकते हैं। QP के ऊपर थोड़ा चाप का निशान लगा देंगे इस तरह से, तो ये दीर्घ चाप PQ हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर हमने यहाँ पर ये बिंदु लिए हैं व्यास के दो अंतिम बिंदु, तो ये A और B जो हैं उससे अगर हम चाप को सोचें या विचार करें तो यह जो है अर्धवृत्त होता है। A से लेकर B तक जो है अर्धवृत्त है और B से लेकर A तक भी जो है वो अर्धवृत्त है। ठीक है, अर्थात व्यास पूरे वृत्त को 2 अर्धवृत्तों में बांटता है। ठीक है ना, अच्छा आगे हम देखते हैं कुछ और बातें। यहां एक वृत्त बनाया गया है, उसके ऊपर 2 बिंदु लिए गए हैं P और Q। आप जानते हैं PQ इसका एक लघु चाप है और QP इसका एक दीर्घ चाप है। यहाँ हमने क्या किया, इस PQ से लेकर और जीवा तक के बीच का हिस्सा खाली छोड़ दिया है और बाकी के भाग को हमने छायांकित कर दिया है, पेंसिल से शेड कर दिया है। तो यह जो छोटा भाग है जिसको हमने छायांकित नहीं किया है उसको हम बोलते हैं लघु वृत्त खंड। लघु अर्थात छोटा, वृत्त खंड वृत्त का भाग। ठीक है ना, और ये जो बड़ा हिस्सा है जिसको छायांकित किया गया है इसको हम बोलते हैं दीर्घ वृत्त खंड। बड़ा, दीर्घ अर्थात बड़ा, वृत्त खंड बड़ा है वृत्त का हिस्सा। ठीक है, अब आप इसके पास में भी एक आकृति देख रहे हैं जो एक वृत्त की है। इसके ऊपर भी हमने P और Q जो है 2 बिंदु लिए हुए हैं। इसमें PQ जो है वो लघु त्रिज्या है, लघु चाप है। O को हमने P से जोड़ा है, O को हमने Q से जोड़ा है और हमने इस छोटे भाग को छायांकित कर दिया है। तो यह हुआ लघु त्रिज्या खंड। जीवा से बनने वाला भाग अगर अपन लघु जीवा बनाते हैं और ये लघु वृत्त चाप है तो इससे बनने वाला लघु वृत्त खंड है, परंतु 2 त्रिज्याएं बनी हुई हैं, O से P को जोड़कर, O से Q को जोड़कर, और यह जो भाग शेड किया हुआ है उसको लघु त्रिज्या खंड बोलते हैं। और इसी तरह से जो भाग छायांकित नहीं है किया हुआ उसको हम दीर्घ त्रिज्या खंड बोलते हैं। इतना बड़ा हिस्सा जो है वो दीर्घ त्रिज्या खंड है। तो प्रश्नावली 10.1 के पहले जो भी समझने वाली बातें थी वो हमने समझ ली हैं। अब हम प्रश्नावली शुरू करेंगे 10.1। ओके, थैंक यू।